क्या बिहार चुनाव से एकदम पहले एक और नाटकीय मोड़ लिया गया है? क्या एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते समूचा विपक्ष बिहार विधानसभा का चुनाव ही बॉयकॉट कर दे? और अगर समूचा विपक्ष नहीं करता है तो क्या आरजेडी ये कदम उठाएगी? क्या तेजस्वी यादव ये कदम उठाएंगे जिसमें उनकी पार्टी चुनाव में भाग ही नहीं लेगी? याद कीजिए 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, लेकिन सत्ता से दूर रहे क्योंकि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के इतने मत आ गए थे कि वो चुनाव जीत गए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते अब तेजस्वी यादव को यह प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन के सामने रखना पड़ रहा है कि बहुत गहन चिंतन करने को वो मजबूर हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बिहार चुनाव नहीं भी लड़ेंगे। ये क्या परिस्थिति है, इसके मायने क्या निकाले जाएं और ये सुझाव तेजस्वी यादव ने क्यों दिया, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जिनके विधानसभा के अभी जो सत्र चल रहा है वहाँ पर, उसमें एक तीखी नोकझोंक हुई नीतीश कुमार से भी। इससे पहले भी तमाम बार वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि जो पुनरीक्षण अभियान चल रहा है बिहार में, उसको लेकर के बहुत ही कटु स्वर उनके बने हुए हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के वोटर कटवा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया फर्जी वोटरों को और जो गैर कानूनी ढंग से वोटर बन गए हैं उनको बिहार की वोटिंग से हटाने का एक अभ्यास है। इसी सब के बीच में आज काला कपड़ा पहने हुए आरजेडी के जितने विधायक थे वो विधायक दल की बैठक में भी गए। वो उसके बाद जो विधायक विधानसभा है वहाँ पर उस परिसर में भी पहुँचे और सदन के अंदर जो किया सो किया। सदन के बाहर आकर के तेजस्वी यादव ने ये काला कपड़ा पहने हुए एक बात बोल दी, और बात ऐसी बोली कि सोचने पर इंसान मजबूर हो जाए। न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से अब रिपोर्ट आ रही है कि तेजस्वी यादव बाहर आए और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन इस पुनरीक्षण अभियान के चलते आनन फानन में कई कई लाख वोटरों को निकाल दे रहा है बिहार से। उनका ये भी कहना था कि आप ये सोचिए कि अगर 2003 से लेकर के अब तक ये वोटर फर्जी थे, जो फर्जी तरीके से वोटिंग कर रहे थे, तो 2005, 2010, 2015, 2020 इतने चुनावों में जो नीतीश कुमार की सरकार बनी है, क्या वो सारी सरकारें फर्जी थीं? 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं मतदाताओं ने, जिनको अब फर्जी बोला जा रहा है, बीजेपी और एनडीए गठबंधन को एक बहुत बड़ी बढ़त बिहार में दी। 2019 में तो आप जानते हैं 39 था, 2024 में भी एक बहुत साइजेबल संख्या मिली है एनडीए को। तो उनका ये कहना है कि क्या ये मान लिया जाए कि ये सब फर्जी वोटरों की देन थी? फर्जी वोटर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनाव जितवा रहे थे, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि इन वोटर्स को हटाया जा रहा है? उनका ये शक है और समूचे विपक्ष का ये मानना है कि चुन चुन करके ऐसे वोटर्स को इन विधानसभा क्षेत्रों में हटाया जा रहा है जहां पर विपक्ष एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती थी, और विपक्ष के चलते बीजेपी और जेडीयू हार सकती थी। इस वजह से उन सीटों पर मतदाताओं को हटा करके बीजेपी की और जेडीयू की और एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का ये प्रयास किया जा रहा है। ये तो उन्होंने एक बैकग्राउंड दे दिया, लेकिन उसी के साथ वो एक ऐसी चीज़ बोल गए जिसने सबको हैरान किया। उनका ये कहना है कि जब चुनाव ही इस तरीके से करना है, जब हर चीज़ फिक्स है, तो फिर चुनाव की ज़रूरत क्या है? हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस बात पर, देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, और ऐसा चुनाव में फिर भाग लेने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका इशारा ये था कि हो सकता है आरजेडी भी ये फैसला ले, और ये भी हो सकता है कि समूचे विपक्ष को भी वो मनाने की कोशिश करें कि इलेक्शन को बॉयकॉट किया जाए, इलेक्शन प्रक्रिया में शामिल ही ना हुआ जाए। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है,
और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। पार्टियों से भी बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। अब आती हैं कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहली बात, आरजेडी की तरफ से ये जो बात उठाई गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया है, ये आरजेडी अकेले की सोच है या फिर समूचे विपक्ष की? हम जानते हैं चाहे कांग्रेस हो या और विपक्षी दल हो या फिर आरजेडी हो, पुनरीक्षण अभियान को लेकर के लगातार उनका ये मानना है कि ये एक्सरसाइज गलत तरीके से बीजेपी को जिताने के लिए है। ऐसा तमाम बयान सामने आ चुके हैं, इतिहास में आप चले जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। कोई बहुत अनोखी बात मैं यहां नहीं बोल रहा हूं। यह विपक्ष आरोप लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी। बीजेपी का इस पर काउंटर यह था, उनका यह कहना है कि यह आने वाली हार का एहसास है जिसके चलते अभी से ही एक हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने हल्ला मचाया चुनाव के बाद, इस बार हल्ला मचा रहे हैं चुनाव से पहले। और उसी तरीके से बीजेपी देख रही है ये बॉयकॉट कॉल को भी। और आगे बहुत हद तक संभव है कि बीजेपी की तरफ से जब बयान आएंगे तो यही बोला जाएगा कि ये देखिए, ये पहले से ही अपने हार की तैयारी में लगे हुए हैं और ताकि चुनाव ना लड़ना पड़े और हार जाएंगे, इस वजह से ये पहले से ही घुटने टेक चुके हैं। ये सब बातें कोई नई नहीं है राजनीति में, आप हम सब जानते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में अगर विपक्ष चुनाव में शामिल ही ना हो, और ख़ास तौर से एक ऐसे पुनरीक्षण अभियान में जो नंबर 1 अदालत में है, अभी अदालत को समझाना है 28 तारीख को, 28 जुलाई को, आज हम जानते हैं कि 24 जुलाई है और 4 दिन बाद अदालत में ये मामला सामने आएगा। उसमें इलेक्शन कमीशन अदालत के सामने क्या कहेगी? इस बीच तमाम ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, आपने देखा है पत्रकार लगातार, चाहे न्यूज़पेपर्स हों चाहे यूट्यूब के माध्यम से जो वरिष्ठ पत्रकार हों, सब ने ये रिपोर्ट्स फाइल करके ये बताना चाहा है कि बहुत ही गलत तरीके से एक पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा योगेंद्र यादव और तमाम और लोग सार्वजनिक मंच पर आकर के एक कार्यक्रम करके उन्होंने ये लोगों को प्रस्तुत किया, जिसमें लोगों का आरोप ये है कि उनके फॉर्म भर दिए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन द्वारा, और उनके घर कोई आया भी नहीं। एक बहुत बड़ी सभा कराई गई पटना में योगेंद्र यादव द्वारा, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई। इस पर वो बोलते भी रहते हैं, इस पर उन्होंने लेख भी लिखे हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने इस पर हमें भी दिया, सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव और इंटेंसिव रिवीजन है। वैसे एक बात आपको और कह दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक कोई चीज भारत के कानून में नहीं। ये चुनाव आयोग ने हाल ही में 3 हफ्ता पहले इजाद की है, ये भारत के किसी कानून में नहीं। तो फिर योगेंद्र जी 2003 में क्या हुआ था? मैं बता देता हूं 2003 में क्या हुआ। 2003 में जो हुआ था वो इंटेंसिव रिवीजन था। दोनों के नाम में साम्य है, वास्तविकता में कोई साम्य नहीं। 2003 में जो हुआ था मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। तब कंप्यूटराइजेशन हाल ही में वोटर लिस्ट का हुआ था, जिस जमानों में सिंपल सी चीज, संकेत भाई आप समझ जाएंगे क्योंकि अभी भी आपके बाल उतने काले नहीं है जितने की कुछ लोगों के हैं जो टीवी के ऊपर आके बोला करते हैं। पहले क्या हुआ करता, जब कंप्यूटर नहीं होता था तो लिस्टों को रजिस्टर पे बनाया जाता था। रजिस्टर में जब आप लिस्ट को बनाते हैं तो उसमें करेक्शन होते हैं, और करेक्शन होते होते कुछ स्टेज के बाद कॉपी इतनी खराब हो जाती है, इतनी हो जाती है
और फिर आप एक रजिस्टर से नए रजिस्टर पे चढ़ाने में मिस्टेक्स होते हैं। तो प्रक्रिया ये थी कि 4-5 बार ये संशोधन करने के बाद अब कहते थे कि अब नया रजिस्टर बनाओ, अब छोड़ दो इसको। पहले ऐसा हुआ करता था। 2003 में जब कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया था इलेक्टोरल रोल्स का, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब जबकि कंप्यूटराइजेशन हो गया है और कंप्यूटर में आप 100 बार भी अमेंड कर लो तो कॉपी क्लीन ही बाहर निकलेगी, तो अब हमें आगे से ये करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार अच्छे से चेक करवाते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, कंप्यूटराइज्ड लिस्ट जो थी, उस जमाने में बीएलओ नहीं हुआ करते थे, जो लोकल ऑफिशियल्स थे उनको कंप्यूटराइज्ड लिस्ट दी गई। ऊपर नाम था संकेत उपाध्याय, पिताजी का नाम, और नीचे वाली रो खाली छोड़ी गई और उनको कहा गया था कि तुम जाओ घर में चेक करो, और अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक है तो उसी इंफॉर्मेशन को नीचे दोबारा लिख दो और उसको कर दिया जाएगा, तो और उसमें मान लिया जाएगा। 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, पिछली लिस्ट को बेस के रूप में बनाया गया था, उसे खारिज नहीं किया गया। नंबर 2, वोटर से कोई अर्जी नहीं मांगी गई थी। नंबर 3, वोटर से नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं मांगा गया था। इसलिए 2003 से तुलना करना बिल्कुल अतार्किक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ पत्रकार भी इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। हमने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम से भी बात की और उनके इंटरव्यू में उनसे जानना चाहा कि उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने क्या देखा। तो उनकी रिपोर्ट्स भी अब सामने आ गई हैं, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि खुद ही बीएलओज साइन कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो तमाम लोगों के घर भी गए, ऐसा उनका दावा है उनकी रिपोर्ट्स में। सुनिए उन्होंने क्या कहा हमारे इंटरव्यू में। जब वो मैं कमेंट्री कर रहा था पीछे मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल से ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था, कोई मेरे पास माइक नहीं, कमेंट्री कर रहा था, देखिए सब लोग, जो वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, सडनली एक आदमी आया, क्या कर रहे हैं, वो भी कैमरे में। तो अब मुझे लगा कि अब ये टेंशन वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि मुझे इसका खतरा नहीं है कि वहां क्या हो सकता है, मुझे खतरा ये है कि मुझे फंसाने के लिए दूसरी एफआईआर हो सकती है। तो मैंने कहा कि नहीं, आपका शुभ नाम, जो हो रहा है वही रिकॉर्ड करो, ऐसे ही शायद वीडियो में बोला है, जो वीडियो में है ऑलरेडी, आपका शुभ नाम। तो उसने खटाक से कैमरे पे हाथ मारा, कौन है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं हूँ। कैमरे पे हाथ नहीं मारा, ऐसे मोबाइल पकड़ा, मतलब मोबाइल छीनने के। अब मुझे लगा कि अगर मोबाइल अभी छीना गया तो मेरा एविडेंस भी जाएगा और एफआईआर फिर मेरे खिलाफ होगी और पता नहीं कौन उठ के उसके बाद क्या करेगा। तो मैंने मोबाइल से ऐसे झपटा कि मैं अभी डीएम से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ डीएम से, एसएसपी से, और इस टेस्ट में बोलते हुए मैं डीएम से बात करता हूँ, मैं डीएम और एसपी को अभी फोन करता हूँ, तब करके बाहर निकला। कि वो जब तक समझे कि कौन है, कोई अधिकारी है कौन है, तब तक मैं बाहर निकला और मैं सहयोगी को बोला कि अब गाड़ी निकलो और चलो। ऐसी पहली बार आपके वीडियो में मैं बोल रहा हूँ जो प्रोसेस जो कुछ हुआ, और उसके बाद मैं बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर तक मैं थ्रिल्ड रहा, एंजाइटी थी, एक थ्रिल्ड इस सेंस में, थ्रिल्ड नहीं कहूंगा, एंजाइटी हुई कि क्या हो रहा था, मतलब मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था जो हुआ। उससे ज्यादा मैं एंजाइटी हुई कि मैं बच के आया, मतलब होता है ना कि लगा पता नहीं क्या हो जाता अगर मैं वहां से तुरंत नहीं निकलता या मोबाइल छीन लेता कोई, जो जिस तरह से मोबाइल पे हाथ मारा, पंजाब वीडियो में एविडेंस है। तो एक मेरे को वो थोड़ी चिंता हुई, उसमें 20-25 मिनट मुझे लगे अपने को ये करने में कि चलो मेरे मोबाइल में है और मैंने इतनी बड़ी चीज रिकॉर्ड की है। उसके बाद मैं फिर सोचा कि मैं कहां से वीडियो करूं, फिर गांधी मैदान गया और जो भी मैंने कहा वीडियो में सामने। तो एक आरोप सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, हमने देखा है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से भी इस बात का उल्लेख किया जा रहा है। अब इसमें 28 तारीख को अदालत में क्या होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या अदालत इस प्रक्रिया को रोकेगी? और अगर रोकेगी तब तो ये बात ही एकदम ख़त्म हो जाती है। फिर तो ऑब्वियसली जब ये प्रक्रिया चुनाव बाद अगर हो जाती है, अदालत कह देता है या फिर अभी इस पर रोक लग जाती है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मुझे नहीं लगता कि ये सवाल भी आएगा कि आरजेडी चुनाव लड़े या ना लड़े। लेकिन अगर ये प्रक्रिया नहीं रोकी जाती और ये चलती रहती है, तो क्या एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आरजेडी बतौर गठबंधन एक लीड लेकर के ये बोले कि जाओ हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है। सोचिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2020 विधानसभा चुनाव में, और अगर वो ये फैसला ले लेते हैं कि हमें लड़ना ही नहीं है, ऐसे में क्या एक मॉरल प्रेशर कांग्रेस पर भी बनेगा और जो महागठबंधन में घटक दल हैं उन पर भी बनेगा। या तो आप लीजिए इस तरीके की पोजीशन या फिर आप मत लीजिए। ये चीज देखने की बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्षी एकता कितनी है
ये चीज़ भी अब सामने उभर करके आएगी। ये भी बहुत हद तक मुमकिन हो सकता है कि हल्ला तो हो, लेकिन चुनाव आते आते आरजेडी अकेली पड़ जाए। कांग्रेस हो सकता है लड़ना चाहे, आप जानते हैं लास्ट मिनट तक कांग्रेस तय करती रहती है। उनकी तरफ से तो अभी ये बॉयकॉट वाली बात आई नहीं है, तो वो क्या कहेंगे हमें नहीं मालूम। और जो घटक दल हैं जैसे सीपीआई, माले और तमाम लोग, वो क्या कहेंगे हमें नहीं मालूम। और ऐसा चुनाव अगर हो जाता है जिसमें आप फर्ज कीजिए कि सारे विपक्षी दल बॉयकॉट कर देते हैं, तब तो ये नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वो हमेशा कह सकते हैं कि भाई हमने एक, भले ही उन्होंने बॉयकॉट किया हो, हमने तो चुनाव जीता है ना, चुनाव हुआ उसमें हम जीते और हमने अप्रत्याशित जीत हासिल की, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको लेकर के हमने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से और पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषकों से बात की, आइए सुनते हैं। अब तक चुनाव बहिष्कार की बात मैंने सुनी है तो वो या तो नॉर्थ ईस्ट में अल्फा असम में, या त्रिपुरा के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हुआ करते थे पहले, अब वो सक्रिय नहीं हैं, NSCN या दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स चुनाव बहिष्कार का आह्वान करते थे। इसी तरह से ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो माओवादी हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के खिलाफ उन्होंने बंदूक उठाया है, वो भी कहते थे कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना है, इसको बॉयकॉट करो। कश्मीर में आप देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उनके कुछ समर्थक लोग, वो हर बार चुनाव में बहिष्कार का आह्वान करते थे। इस बार जो पिछला चुनाव हुआ उसमें उन्होंने भी कोई बॉयकॉट की कॉल नहीं दी। अब बात यह है कि तेजस्वी बाबू अगर चुनाव बहिष्कार करेंगे SIR के खिलाफ, ये बात कह रहे हैं या इस पर सोचेंगे, तो क्या वो एक मेन स्ट्रीम राजनीतिक दल को, RJD को, और वो भी ऐसा दल जो सामाजिक न्याय की बात करता है, उसको वो उस श्रेणी में लाना चाहते हैं जो इंसर्जेंट ग्रुप्स और माओवादी गुट हैं और जो देश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, आर्म्ड रेबेलियन राष्ट्र के खिलाफ छेड़ रखा है? क्या उस श्रेणी में अब RJD को वो लाना चाहते हैं? और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह से चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करना चाहती है तो इससे वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि क्या वो अराजकता को अपनाना चाहते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कल भी और आज भी उन्होंने दोहराया है कि तमाम विपक्षी पार्टी जो हैं, चुनाव जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, उसका बहिष्कार कर सकते हैं। इसका कारण है SIR है, और SIR में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के खुद के मापदंड को चुनाव आयोग नहीं मान रही है, उससे तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी पार्टी खासे नाराज है। आप जमीनी स्तर पे देखिए तो जो BLO हैं या DM हैं या SDM हैं, तमाम जो मापदंड दिए गए हैं, जैसे आप किसी के घर मतदाता सूची में नाम जोड़ने जाते हैं या उसका निरीक्षण करने जाते हैं तो उसमें 2 फॉर्म देना होता है। एक फॉर्म दिया जा रहा है, जबकि 2 फॉर्म देना है। एक फॉर्म भर के रिसीविंग मतदाता को देना है और एक अपने पास रखना है। तमाम जो मापदंड है उसको अनदेखा किया जा रहा है। तब और तेजस्वी यादव का जो मेन कंसर्न है कि उनके जो मतदाता हैं, जो गरीब तबका के हैं, जिनके पास, जो भूमिहीन है, जो शैक्षणिक रूप से उतने दक्ष नहीं है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी उन लोगों का नाम जो है मतदाता सूची में कैसे आएगा। तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पहले आम जनता सरकार चुनती थी, अब जो है सरकार जो है मतदाताओं को चुन रही है। ये गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। इससे कहीं न कहीं एक प्रेशर क्रिएट होगा चुनाव आयोग पे। यदि बिहार विधानसभा चुनाव में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है या मुख्य विपक्षी गठबंधन है, यदि चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो चुनाव के मायने नहीं रह जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और इससे कहीं न कहीं चुनाव आयोग पे दबाव बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मत विभाजन भी है इस बात को लेकर के। एक तरफ वो लोग जिनका ये मानना है कि दाल में कुछ काला है, जिस तरीके से किया जा रहा है, महाराष्ट्र में वोटर ऐड किए, बिहार में वोटर काटे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए, यह आरोप लगा।
और वहीं दूसरी तरफ मानना यह है, जैसे कि आप कई विश्लेषकों से के मुंह से सुन भी रहे हैं, कि ये आगामी हार से पहले ही हार मान लेने की एक रणनीति हो सकती है विपक्ष की ओर से। आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।